नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन और रूस के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बैठक में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों का केस बंद। कोर्ट ने कहा, ब्रजभूषण पर एफआईआर की मांग हुई पूरी, कोई और शिकायत हो तो जाए हाईकोर्ट। इस्तीफे के बाद आज कार्यकर्ताओं से खुद मिलने पहुंचे शरद पवार। विचार के लिए मांगा 1-2 दिन का वक्त। आज हो सकती है एनसीपी कोर कमेटी की बैठक। बाजार में आज रहा तेजी वाला गुरुवार। सेंसेक्स निफ्टी 5 महीने की ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, बनाया 61,490 का नया शिखर। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर। एक महीने में तेजी से बढ़े चीनी के दाम। कुछ राज्यों में 2 से 3 रुपए तक हुई महंगी। इस साल कम उत्पादन की आशंका से दाम पर असर। अब ज्यादा पेंशन के लिए आपको देना होगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन। श्रम मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। ज्यादा पेंशन के लिए विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाई गई। और अब बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले एससीओ की, क्योंकि आज भारत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। गोवा में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ बैठक हो रही है और इस बैठक में रूस, पाकिस्तान समेत सभी 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और कहा जा रहा है चीन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर एससीओ की इस बैठक में दिख सकता है। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अहम बात यह है कि इसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा पहुंच चुके हैं। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के लिए जब वो रवाना हो रहे थे तब उन्होंने एक वीडियो संदेश अपना जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोवा में हो रहे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत वो आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत से द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद भी अपने इस वीडियो संदेश में जताई है। आपको यह भी बता दें कि 12 साल के बाद ये पहला मौका है जब किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत की धरती पर कदम रखा हो। इससे पहले 2011 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूं, जहां मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूं टू अटेंड द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। और भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके के तल्ख रिश्ते हैं, उसके बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भारत आना काफी महत्वपूर्ण है। बिलावल भुट्टो के इस दौरे को भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों की मीडिया किस तरीके से देख रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। आप भी सुने। किस तरीके से आप ये मीटिंग को देख रहे हैं? देखिए, 14 साल पहले लगभग 14 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान के बारे में कि हम पास तो हैं लेकिन साथ नहीं हैं। तो इतने साल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों के बीच अच्छे रिश्ते होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और रिश्ते अच्छे न हो तो उसको सुलझाने का तरीका जो है वो बातचीत ही हो सकता है, डायलॉग ही हो सकता है। बिलावल अगर चाहते तो वो ऑनलाइन वीडियो लिंक पे भी इस समिट में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन ये फैक्ट कि उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो खुद आएं और लोगों से मिलें,
वो जाहिर करता है कि हम न सिर्फ अपने रीजन के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बल्कि डिस्पाइट एक बैड हिस्ट्री हम एक बैड फ्यूचर नहीं चाहते। वी वांट अ ब्रेक विद द पास्ट। माजी से हम ज़रा अलग हटना चाहते हैं। तो यही इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, अलामती वैल्यू है। मेरा नहीं ख्याल है कि बिलावल और उसके जो काउंटर पार्ट हैं जयशंकर, उनकी कोई मीटिंग होगी। वैसे ये नामुमकिन नहीं है। माजी में हुआ है कि एक बायलैटरल फॉर्म, एक मल्टीलैटरल फोरम पे बायलैटरल मीटिंग हो जाए। इफ़ यू रिमेंबर काठमांडू, परवेज़ मुशर्रफ एंड वाजपेयी। सो थिंग्स कैन हैपन। और एससीओ के बाद अब बात करेंगे WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच कल रात झड़प हो गई। विवाद तब शुरू हुआ था जब बारिश से बिस्तर और सड़कें दोनों भीग गई थी। इसके बाद पहलवान बेड लेकर धरना देने के लिए धरना स्थल पर आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी बेड लेकर यहां पर पहुंच गए। पुलिस ने जब पहलवानों और सोमनाथ भारती को रोका तो बहस और झड़प यहां से शुरू हो गई। मामले ने उग्र रूप ले लिया। झड़प में कुछ रेसलर्स को चोटें भी आई हैं। पहलवान राकेश यादव के सिर में चोट लगी है, उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं विनेश फोगाट जो हैं, उनके भाई दुष्यंत को भी सिर पर चोट लगी है, उनका सिर फूट गया है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने पहलवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन रेसलर्स उग्र हो गए। सोमनाथ भारती समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज रेसलर्स से मिलने के लिए दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, किसान और खाप नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। रेसलर्स का कहना है कि वो सभी मेडल्स भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे। फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लगा। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो था भाई, वो रुका नहीं तब तक। मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी, ना उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पे धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लगे। अच्छा तो हम ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। वहीं इस धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज से यौन शोषण मामले की जांच कराने की पहलवानों की जो याचिका थी उसको ठुकरा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है याचिका को ठुकराते हुए। देखिए, यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली थी और आज इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सब पहलवानों के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सबके बयान रिकॉर्ड करने की दिशा में काम चल रहा है और जितने भी लोगों को सुरक्षा दी जानी थी उनको सुरक्षा दी जा चुकी है। हालांकि पहलवानों ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सभी को सुरक्षा मिल चुकी है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। तो ऐसे में पूरी याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी पहलवानों को दी है कि अगर कुछ होता है या किसी और उनको राहत की जरूरत है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। इस बीच महिला पहलवानों को कैसे मिलेगा इंसाफ, अब आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात एनसीपी की और शरद पवार की, जिनके इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी कार्यकर्ताओं की पवार से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है। आज शरद पवार खुद कार्यकर्ताओं के बीच उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात भी की। पवार ने अपने फैसले पर विचार करने के लिए 1-2 दिन का वक्त भी यहां पर मांगा। कल एनसीपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता विनया देशपांडे। विनया, बताएं जरा, जो पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में आखिरकार माहौल क्या है और ये नया अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्टी में क्या हलचल चल रही है अभी? जी, आज दिन भर में यहाँ यशवंतराव चव्हाण सभागृह में काफी गतिविधियां हुई। सुबह से यहाँ पे काफी कार्यकर्ताओं का तांता लगा। उसके बाद हम देखें तो ना सिर्फ उन्होंने काफी घोषणाएं दी, बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना खून तक निकाल के उसमें चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया, जिसके चलते कुछ देर बाद सुप्रिया सुले यहाँ पे दोपहर में आई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि वे ऐसे तरीके से प्रदर्शन ना करें, वे जाके खाना खाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस जब प्रदर्शन शुरू हो गए और कार्यकर्ताओं का जोश कहीं भी रुकता हुआ या थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, तब कुछ ही समय पहले शरद पवार खुद नीचे उतरे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें 2 दिन दिए जाए। इन 2 दिनों की मोहलत में वे खुद ऐसा कुछ निर्णय लेंगे जो सब कार्यकर्ताओं के मन में है। इसके बाद काफी जल्लोश के बाद यहाँ से कार्यकर्ता निकले। दूसरी तरफ बैठक पे बैठक चली जा रही है। एनसीपी का कहना है कि अभी तक ऑफिशियली बैठक बुलाई नहीं गई है। कल सुबह 11 बजे की जो ऑफिशियल बैठक है वो बुलाई गई है, जहां पे पूरी कमेटी की एक बैठक होगी, जो 18 सदस्यों की कमेटी है, जो शरद पवार ने खुद स्थापित की है। ये कमेटी तय करेगी कि सक्सेशन प्लान शरद पवार का क्या होगा। कुछ लोगों की माने तो शायद शरद पवार 2024 तक पार्टी प्रेसिडेंट का पद अपने पास रखें। शायद कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें जिसकी वजह से वो खुद पक्ष के प्रमुख बने रहें, लेकिन अपनी कुछ जिम्मेदारियां वो राष्ट्रीय और राज्य लेवल पे कुछ नेताओं को बहाल कर दे। क्या सुप्रिया सुले इनमें शामिल होंगी? क्या राज्य की जिम्मेदारी अजित पवार को मिलेगी? ये सब निर्णय कल कमेटी तय करेगी, जो 11 बजे मुलाकात करेगी। अभी के लिए दिन भर का काम खत्म करके शरद पवार सिल्वर ओक अपने घर वापस चले गए हैं। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने के बाद अब कार्यकर्ता भी यहां से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ जो नेता यहां पे जमे हुए थे शरद पवार से मिलने के लिए, वो अभी भी यशवंतराव चव्हाण सभागृह में ही हैं और बैठकें जारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विनया। तो इधर एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल, उन्होंने सुप्रिया सुले के हाथ में पार्टी की कमान मिलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने क्योंकि कहा है कि एनसीपी में नेचुरल जो डिवीजन है वो तो पहले ही हो चुका है, जिसमें सुप्रिया सुले राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जबकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। I'm of the opinion, since she is there in Delhi and already handling party issues across the country, she should look after that way, and Dada should look after the state, and because state for NCP, Maharashtra state is the prime importance. जी हाँ, तो कुल मिलाकर लेकिन अभी भी सस्पेंस जो है वो एनसीपी में बना हुआ है। अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा इस सस्पेंस को छटने में। बहरहाल अब बात बिहार की, जहां पर बिहार सरकार को एक बड़ा झटका लगा। वो इसलिए क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने जो पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगा रखी थी, उस पर बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक पटना हाईकोर्ट ने लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट में इस मामले पर 2 दिन तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि जातीय जनगणना में अब तक जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। दरअसल बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका में कहा गया था कि जातीय जनगणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है और राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन
हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां फेड के 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाने की वजह से बाजार में तेजी का माहौल रहा। आज बाजार 5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 556 अंक चढ़कर 61,749 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 166 अंक चढ़कर 18,256 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, मेटल, फार्मा शेयरों में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त आज दिखाई दिए। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताया आज मार्केट के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर, या फिर कह लीजिए कि इस 2023 के ऊपरी स्तरों पर आज बाजार जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। चाहे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर अच्छी तेजी मिड कैप में थी, स्मॉल कैप में थी, ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थे और पार्टिसिपेशन था निफ्टी बैंक की तरफ से, निफ्टी मेटल की तरफ से, जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। और जो मोमेंटम मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग, मेटल, फार्मा, ये 3 नाम तेजी में थे। एफएमसीजी थोड़ा सा बैकफुट पे गया। ब्रॉडर मार्केट्स में 2200-2300 शेयर तेजी में, 1000 शेयर हुई बिकवाली के सामने, यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप में भी खरीदारी। और नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक में, HDFC अच्छे नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा, HDFC बैंक नंबर्स के बाद नए हाई से पहुंचता दिखाई पड़ा। तो ऐसे दिग्गजों ने परफॉर्म किया जिसके दम पर भारतीय बाजार आज 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का कैसा हाल रहा आज? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की पहले बात कर लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी, तो उसमें अदानी इंटरप्राइजेज नंबर्स के बाद ये चलता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में नंबर आया, उसका रिएक्शन बढ़िया नंबर्स थे। करीब 4% ऊपर शेयर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, SBI लाइफ 2.5% ऊपर, HDFC नंबर्स के बाद नए साल के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 1% नीचे, UPL 1% नीचे, ITC 0.5% और नेस्ले करीब 3/4% की बिकवाली यहां रही। तो FMCG में आज ये दोनों शेयर अंडर परफॉर्म करते हुए। GIC करीब 19.5% चला आज मिड कैप में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक और कंपनी 15.5%, TTML 10% और राजेश एक्सपोर्ट करीब 6.5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में। गिरने वालों में नतीजों का इंपैक्ट था पेट्रोनेट में, IRFC 3.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल नंबर्स के बाद 3% नीचे और इंड्योरेंस टेक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज NBFCs का दिन था, तो चोलामंडलम फाइनेंस नंबर्स के बाद 6% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, मुथूट 3.25% ऊपर और HDFC लिमिटेड नंबर्स के बाद करीब 2.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो हैवी वेट्स के दम पर इन बाजार 5 महीने के यानी कि 2023 के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो ये तो रही बाजार की बात, लेकिन आज सोना भी पहुंच गया है नए शिखर पर। डिटेल में बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।